गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, एक बार फटाफट अपना अपना हालचाल मेरे को बता दीजिएगा। ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है, और सब कुछ एकदम परफेक्ट है, ओके है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से मेरे बच्चों आज का सेशन हम करते हैं शुरू। और हरियाणा की ज्योग्राफी में हमने दूसरा जो चैप्टर है वो शुरू कर लिया था, जिसका नाम है ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा की भौगोलिक संरचना। तो हरियाणा का जो पूरा का पूरा एरिया है मेरे बच्चों, उसके स्वरूप को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और कल लास्ट में मैंने आपको बताया था कि एक प्रसिद्ध ज्योग्राफर हुए हैं डॉक्टर जसबीर सिंह। उन्होंने 1973 के अंदर एक किताब लिखी थी, एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। और उस एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा पुस्तक के माध्यम से अपने हरियाणा को बच्चों 8 भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर बांटने का काम किया था, जिसमें सबसे पहला बच्चों भौगोलिक क्षेत्र था हमारा शिवालिक क्षेत्र। तो उन 8 के 8 क्षेत्रों को आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सारी की सारी बातें हम कवर कर ही चुके थे मेरे भाई। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर लेना। लास्ट में हमने बात किया था कि हरियाणा सरकार का जो ऑफिशियल डेटा है उसके आधार पर हरियाणा को 5 स्थलाकृतियों में बांटा जाता है। पांचों के पांचों नाम आपको ध्यान रखने हैं। और डॉक्टर जसबीर सिंह, जिसने 1973 में ये पुस्तक लिखी थी, और कुरुक्षेत्र से 1976 के अंदर ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के माध्यम से डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा के क्षेत्र को 8 भौगोलिक इकाइयों में, क्षेत्रों में बांटने का काम किया था, जिसमें सबसे पहला भाग हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलेंगे शिवालिक क्षेत्र या आउटर हिमालय। तो सारे के सारे बच्चे हेडिंग डाल लीजिएगा, आउटर हिमालय, या जिसे हम बोलते हैं शिवालिक। शिवालिक या आउटर हिमालय, जिसे हम बोलेंगे बच्चों बाह्य हिमालय। आप लोगों ने हिमालय तो सुना होगा, बिल्कुल सुना है गुरुजी। हिमालय मेरे बच्चों आप सभी जानते हैं, उसको हम ऊंचाई के आधार पे 3 भागों में बांटते हैं। इस तरीके से जो हिमालय की रेंज फैली हुई है अपने भारत के अंदर, उसको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। और सबसे ऊंचा जो हिमालय है उसे हम बोलते हैं ग्रेट हिमालय। उसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम ग्रेट हिमालय बोलते हैं, इसे लार्ज हिमालय बोला जाता है। बच्चों यहां बर्फ ही बर्फ पाए जाने के चलते इसे हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री का मतलब होता है जहां हिम का आदर हो, यानी कि बर्फ जहां ज्यादा गिरती हो उसी क्षेत्र को हम हिमाद्री बोलेंगे। उसके बाद मेरे बच्चों जो बीच वाला भाग है, जो बीच वाला हिमालय होगा, इसे हम क्या बोलेंगे? मिडल हिमालय, यानी कि मध्य हिमालय। और साथ ही साथ ये बीच में ही दम तोड़ देता है, तो इसे हम लघु हिमालय भी बोलते हैं। और नीचे वाला जो भाग होगा इसको कहा जाता है मेरे बच्चों आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय, क्योंकि ये हिमालय का सबसे लास्ट वाला भाग है। इसके बाद हिमालय क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। आउटर हिमालय इसे बोलते हैं। और इसी आउटर हिमालय के अंदर बच्चों डेरा डाला किसने? भगवान भोलेनाथ ने। और भगवान शिव का इलाका क्या कहलाएगा? शिवालिक कहलाएगा। तो आपको पता चला होगा कि इसका नाम शिवालिक क्यों रखा गया है, क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ का इलाका है, शिव का इलाका है। और शिव का इलाका ही क्या कहलाता है बच्चों? शिवालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है। ठीक है, तो इन 3 भागों में से अपने हरियाणा के अंदर जो भाग आता है बच्चों उसी को हम शिवालिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शिवालिक। ठीक है, तो ना तो हरियाणा में ग्रेट हिमालय है ना मध्य हिमालय है। तो हरियाणा के अंदर आपको उत्तर पूर्व दिशा में जो पहाड़ नजर आते हैं, चाहे पंचकुला की बात करूं, चाहे अंबाला की बात करूं, चाहे यमुनानगर की बात करूं, तो ये सारा का सारा जो पर्वतीय क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा आपका? ये आउटर हिमालय कहलाएगा या शिवालिक कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा बच्चों? शिवालिक होगा। और आपसे कोई पूछ ले कि ये शिवालिक कहां कहां है, तो बच्चों ये है पंचकुला। पंचकुला के बाद
ये आ जाता है अम्बाड़ा, और अम्बाड़ा के बाद बच्चों ये आ जाता है यमुनानगर। तो शिवालिक जो श्रेणी है वो फैली हुई है, वो हरियाणा के 3 जिलों के अंदर फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शिवालिक के बारे में बेसिक बेसिक बातें पढ़ते हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जो शिवालिक है मेरे बच्चों, ये हिमालय का सबसे बाद में बना हुआ भाग है। शिवालिक जो है ये क्या है, हिमालय का सबसे बाद में बना भाग। या हम बोल सकते हैं जो सबसे बाद में बना होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नवीनतम बोलेंगे। तो न्यू माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय यानी हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है बच्चों ये। हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी को बोलते हैं रेंज। तो न्यू माउंटेन रेंज ऑफ हिमालय इसे हम बोल सकते हैं हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। और बच्चों इस श्रेणी का जो निर्माण हुआ है ना, इसका जो निर्माण हुआ है वो ध्यान रखना है, वो उत्तर अभिनूत काल में हुआ है। उत्तर अभिनूतन काल के अंदर इसका निर्माण हुआ है। सर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, इसको बोलेंगे पोस्ट पेलियोसिन एज। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण है वो उत्तर अभिनूतन काल में हुआ है, पोस्ट पेलियोसिन एज में इसका निर्माण हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, जो श्रेणी सबसे बाद में बनी होगी उसको हमने नवीनतम बोल दिया, न्यू बोल दिया। तो बच्चों सीधी सी बात है कि जो श्रेणी सबसे बाद में बनी होगी वो इतनी मजबूत भी नहीं हो पाई होगी, और इतनी मजबूत नहीं हो पाई होगी तो वहां पर जब भी बारिश होगी तो बारिश मेरे बच्चों उस क्षेत्र में गिरते ही वहां की मिट्टी को भी काटना स्टार्ट कर देगी। और मिट्टी को काटना जब स्टार्ट कर देगी तो मिट्टी का जो कटाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन बोलते हैं, सोयल एरोजन बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हिमालय का वो कौन सा भाग है जहां सबसे ज्यादा मृदा अपरदन होता है। तो हिमालय का ना तो वो ग्रेट भाग होगा ना वो मिडल भाग होगा, तो सबसे ज्यादा जो सोयल एरोजन होगा, मृदा अपरदन होगा, वो शिवालिक में होगा। क्यों होगा शिवालिक में मेरे बच्चों, वो इसलिए होगा क्योंकि ये सबसे बाद में बनी हुई श्रेणी है। सबसे बाद में बनी हुई है तो ये इतनी मजबूत नहीं हो पाई है। तो ध्यान रखना है, अगला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि हिमालय के इसी भाग में सबसे ज्यादा क्या है, मृदा अपरदन होता है। हिमालय के इसी भाग में सबसे ज्यादा क्या होगा बच्चों, मृदा अपरदन होगा। और मृदा अपरदन को हम बोलेंगे सोयल एरोजन। ठीक है, यहां पर आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो मृदा अपरदन है बच्चों, इसे हम क्या बोलते हैं, मृदा अपरदन। और यहां पर मृदा का जो अपरदन होगा वो किसके माध्यम से होगा, एक बार फटाफट मेरे को बताओ। कि शिवालिक क्षेत्र के अंदर, जो हरियाणा का शिवालिक क्षेत्र है, तो हरियाणा में भी मृदा अपरदन होगा, सीधी सी बात है। और इस मृदा अपरदन को हम क्या बोलते हैं, रेंगती हुई मृत्यु बोलते हैं। ठीक है, तो मृदा अपरदन को किस नाम से जाना जाता है, मृदा अपरदन रेंगती हुई मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है। ऑप्शन में मिलेगा अकाल पड़ने को बोलते हैं, सूखा पड़ने को बोलते हैं, मृदा अपरदन को बोलते हैं। तो रेंगती हुई मृत्यु कहा जाता है बच्चों सोयल एरोजन को, यानी कि मृदा अपरदन को। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मिट्टी का जो कटाव है
वो अलग अलग तरीके से होगा। जहां पर हवाएं चलेंगी, जहां पर मेरे बच्चों तेज आंधियां चलेंगी, तेज हवाएं चलेंगी, वहां पर बालू रेत एक स्थान से कटेगा, दूसरे स्थान पे जमा होगा। जब एक स्थान से कटेगा तो उसको भी तो हम क्या बोलेंगे, मिट्टी का कटाव बोलेंगे। लेकिन वहां मिट्टी का कटाव किसके माध्यम से हो रहा है, हवा के माध्यम से हो रहा है, तो सीधी सी बात है उसे हम वायु अपरदन बोलेंगे। अब मेरे को एक बात बताओ कि शिवालिक क्षेत्र में ज्यादा आंधी या तूफान आते हैं क्या? नहीं आते। शिवालिक क्षेत्र में क्या आती है, बारिश ज्यादा आती है, और बारिश ज्यादा आती है तो जल के माध्यम से वहां मिट्टी का कटाव होगा, और जल के माध्यम से मिट्टी का कटना क्या कहलाता है, जल अपरदन कहलाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में जो जल अपरदन होता है ना, वो सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में होता है? तो जल अपरदन हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा शिवालिक क्षेत्र में होता है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है मृदा अपरदन में ही, कि हरियाणा में जल अपरदन सबसे ज्यादा, हरियाणा में जल अपरदन सबसे ज्यादा मेरे बच्चों कौन से क्षेत्र में होगा? वो इसी क्षेत्र में होगा, यानी कि शिवालिक हम पढ़ रहे हैं तो शिवालिक क्षेत्र में होगा। ठीक है, तो जल अपरदन सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में होता है, जिसको हमने रेंगती हुई मृत्यु भी बोला। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई हरियाणा में सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन होता है ना, वो कौन से क्षेत्र में होता है? तो आपसे मैं पूछूं हरियाणा में बारिश ज्यादा आती है या आंधी तूफान ज्यादा आते हैं? आप बोलोगे आंधी तूफान आते हैं। अब मेरे बच्चों देख लेना, पूरे हरियाणा के गांव में आंधी तूफान आने स्टार्ट हो जाएंगे, बम्बुड़िए जो है गांव में चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जब बम्बुड़िए चलेंगे, आंधी तूफान आएंगे, तो बालू रेत बच्चों एक स्थान से दूसरे स्थान पर कटेगा, क्योंकि बालू रेत जो होता है वो सबसे हल्की मिट्टी में आता है। और बालू रेत वाला क्षेत्र कौन सा होगा? जो राजस्थान के साथ लगता क्षेत्र है। और राजस्थान की जो दिशा है बच्चों, वो हरियाणा के कौन सी साइड है? दक्षिण की साइड है, या दक्षिण पश्चिम की साइड है। तो सबसे ज्यादा जो मृदा अपरदन होता है वो हरियाणा के अंदर शिवालिक में नहीं होगा, वो दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में होगा, क्योंकि बालू रेत वाला बड़ा इलाका वही है बच्चों। यहां पर मृदा अपरदन होगा, लेकिन वो ज्यादा नहीं होगा, यहां जल के माध्यम से मृदा अपरदन होगा, और जल जो आता है बच्चों वो मानसून में ही आता है, बाकी साल यहां पर बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो यहां पर दो क्वेश्चन बनेंगे, जल अपरदन सबसे ज्यादा शिवालिक क्षेत्र में, और मृदा अपरदन सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर दक्षिण और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र के अंदर, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार बताएगा सारे के सारे बच्चे, जितने भी लड़के लड़कियां क्लास में जुड़े हुए हैं। बच्चों शिवालिक को हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक की जो औसत ऊंचाई है वो 900 से 1200 मीटर होती है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको श्रेणी शब्द का मतलब ही नहीं पता होगा, जिसे हम इंग्लिश में रेंज बोलते हैं। बच्चों श्रेणी का मतलब क्या होता है? समान आयु वाली पहाड़ियों का जो समूह होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रेणी बोलते हैं। और शिवालिक जो रेंज है भारत के अंदर, इसकी औसत ऊंचाई आपसे कोई पूछ ले तो आपको बोलना है 900 से 1200 मीटर, 900 से 1200 मीटर, ठीक है। तो रेंज का मतलब क्या होगा कि यहां से लेकर यहां तक जितने भी पहाड़ आएंगे वो धरती के ऊपर सारे के सारे एक साथ आए हैं, और जो पहाड़ धरती के ऊपर एक साथ आएंगे उनकी उम्र भी क्या होगी? सेम होगी, समान होगी। और समान आयु वाली पहाड़ियों का जो समूह होगा बच्चों, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज बोलते हैं। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? शिवालिक रेंज पड़ा। क्या पड़ा? शिवालिक रेंज पड़ा, ठीक है। चलेगा। अब हम बात करते हैं बच्चों कि शिवालिक की जो स्थिति है वो आपको अपने हरियाणा के मानचित्र से कौन सी दिशा में नजर आएगी। मैंने आपको बताया था कि किसी भी जमीन की अपने को स्थिति निकालनी है तो जहां से हम स्थिति निकालेंगे उसके बीच में आना पड़ेगा। जब आप बीच में आओगे तो राइट हैंड साइड क्या होगा बच्चों? पूर्व होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा बच्चों? पश्चिम होगा। सिर जो है बच्चों वो कौन सी दिशा में होगा? उत्तर में। पैर जो होंगे वो कौन सी दिशा में होंगे? दक्षिण में। तो शिवालिक आपको हरियाणा से कौन सी दिशा में नजर आएगा मेरे बच्चे? इस दिशा में नजर आएगा। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व हो जाएगी। तो आपसे कोई पूछ ले कि बताइएगा शिवालिक जो है वो हरियाणा के कौन सी दिशा में है, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है बच्चों शिवालिक।
तो हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है श्रेणी कौन सी? शिवालिक श्रेणी, जिसको हमने आउटर हिमालय बोला। भगवान शिव का इलाका होने के चलते इसको हमने शिवालिक श्रेणी के नाम से संबोधित किया। अब शिवालिक का जो विस्तार है वो हरियाणा में कितने प्रतिशत क्षेत्र पे है? तो ध्यान रखेंगे, हरियाणा में शिवालिक का जो विस्तार है बच्चों, हरियाणा में शिवालिक का जो विस्तार है वो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.67% होगा। तो 44,212 वर्ग किलोमीटर में से 1.67 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पे, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्या होगा बच्चों? 1.67% भाग। और हम बात करें कि ये 1.67% जो भाग है हरियाणा की जमीन है, तो हरियाणा की जमीन जिलों में बटी हुई है। तो मेरे बच्चों ये जो जमीन होगी ये हरियाणा के कौन कौन से जिलों की होगी? इसमें पंचकुला जिला शामिल होगा, इसके अंदर अंबाला जिला शामिल होगा, और इसके अंदर शामिल होगा मेरे बच्चों कौन सा जिला? यमुनानगर जिला। यमुनानगर जिला, ठीक है। और हम बात करें कि शिवालिक का जो विस्तार है वो सबसे ज्यादा हरियाणा के अंदर आपको कौन से जिले में नजर आएगा? वो नजर आएगा मेरे बच्चों पंचकुला में। शिवालिक का जो विस्तार है वो हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चों कौन से जिले के अंदर? पंचकुला जिले के अंदर। और अंबाला जिले के अंदर इसका विस्तार क्या हो जाएगा? सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा शिवालिक कहां फैला हुआ है? पंचकुला में। शिवालिक को हम हरियाणा में दो भागों में बांटते हैं। हरियाणा के अंदर जो शिवालिक रेंज हम पढ़ते हैं हरियाणा में जो शिवालिक श्रेणी है बच्चों ये कितने भागों में बांटी गई है? सर दो भागों में बांटी गई है, ठीक है। हरियाणा में शिवालिक श्रेणी दो भागों में क्या है? विभाजित है। सर ये दो भाग कौन से होंगे? तो मेरे बच्चों इन दो भागों में एक को हम बोलेंगे उच्च शिवालिक, एक को हम बोलेंगे उच्च शिवालिक, और उच्च शिवालिक कौन सा भाग होगा? उच्च शिवालिक वो भाग होगा जिसके अंतर्गत आने वाली पहाड़ियों की जो ऊंचाई है वो 600 मीटर से क्या होगी? अधिक होगी। यानी कि 600 मीटर से ऊंचे जो पहाड़ होंगे उत्तर पूर्व में वो सारे के सारे कौन से शिवालिक का हिस्सा माने जाएंगे? उच्च शिवालिक का। और बच्चों दूसरा जो शिवालिक होगा उसे बोलेंगे हम निम्न शिवालिक, यानी कि लोअर शिवालिक बोलेंगे। एक को हायर शिवालिक बोलेंगे, एक को लोअर शिवालिक बोलेंगे, निम्न शिवालिक। और निम्न शिवालिक के अंतर्गत कौन सी पहाड़ियां आएंगी? वो पहाड़ियां आएंगी जिनकी हाइट 400 से लेकर 600 मीटर के बीच होगी। यानी कि जिन पहाड़ियों की ऊंचाई 400 से लेकर 600 मीटर के बीच होगी। सर डायरेक्शन इंग्लिश में भी बोला करो भाई। अर्जुन क्या बात है भाई साहब, इंग्लैंड के पूर्वज रहे हैं क्या आपके? नॉर्थ ईस्ट मैंने बोल तो दिया, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा यार। अब इतनी भी यदि कमजोर इंग्लिश है तो फिर क्या काम चलेगा ये बताओ हैं? आगे मैं तुम्हें हरियाणवी मुहावरे सुनाऊंगा, गां की भैंस तड़े भैंस की गां तड़े, तो इसकी इंग्लिश कौन बनाओगा भाई? अब ये तो दिशा है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बीच वाली नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी। है भाई? तो इतना बुरा हाल हो रखा है यार तुम्हारा, हिंदी को तुम बिल्कुल नहीं चाहते हो। क्या पता पूर्वज कहीं इंग्लैंड इंग्लैंड से आए थे क्या?
सर जी इंग्लिश में करवा दो भाई। हरियाणा जीके जो स्टेट जीके होगी दोस्त वो हिंदी में ही चलेगी, जो शब्द आपके ना समझ में आए वो शब्द मैं आपको बता दूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर सिलेबस होगा एक साल में पूरा, है ना। तो सिलेबस एक साल में पूरा होगा। यदि ऐसे ऐसे मैं बात करूंगा कि भाई हिमालय का सबसे बाद में बना भाग, इसको डायरेक्ट फिर मैं इंग्लिश में लिखूंगा, फिर इसको इंग्लिश में लिखूंगा, फिर उसको इंग्लिश में लिखूंगा, तो यहां तो भाई साहब फिर अंधेरा हो जाएगा। ठीक है, एक साल में सिलेबस पूरा होगा। तो जो मेन मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता के चल ही रहा हूं कि भाई मृदा अपर्दन आपको मैंने बता दिया, उत्तर अभिनूतन काल मैंने आपको बता दिया। ठीक है और कम से कम भाई हिंदी सब्जेक्ट भी तो पढ़ोगे तुम, और हिंदी को कौन इंग्लिश में पढ़ा देगा यार। राम सर भी देख लिए, कोशिश कर लिए, लेकिन हिंदी को वो हिंदी में ही पढ़ा पा रहे हैं। तो हिंदी को कैसे कवर करोगे, वहां तुम छोड़ दोगे 10 नंबर की हिंदी। कमाल कर दिया भाई तुम लोगों ने तो यार। नेमन शिवालिक 400 से 600 मीटर तक मेरे बच्चे क्या होगा, इसकी रेंज होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों, शिवालिक जो क्षेत्र है ना, यही हरियाणा का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। तो सबसे अधिक जो वर्षा होगी, सबसे अधिक वर्षा, और यदि वर्षा ज्यादा होगी तो वहां पर एवरग्रीन प्लांट यानी सदाबहार पौधे। ठीक है, तो सबसे अधिक वर्षा व सदाबहार वनों वाला जो क्षेत्र होगा बच्चों, वो कौन सा होगा गुरुजी, शिवालिक होगा। तो शिवालिक में सबसे ज्यादा वर्षा, और वर्षा ज्यादा है तो वहां पर कौन से वन मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। ठीक है, और उन सदाबहार वनों के अंदर मैं बात करूं तो कौन से वन शामिल होंगे, सदाबहार वनों में मेरे बच्चे ध्यान रखना है, एक तो चीड़, एक ध्यान रखेंगे देवदार, एक ध्यान रखेंगे साड़, एक ध्यान रखेंगे सरस, एक ध्यान रखेंगे सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर मेरे बच्चों याद रख लेना, पेपर में पक्का छप के आएगा। ठीक है, सिंदूर, और ये वही सिंदूर है जो हम बोलते हैं कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। तो सिंदूर का पौधा भी बच्चों हरियाणा के अंदर उगता है, और यह कलेसर के जंगलों में उगता है, और इसी पौधे से बच्चों क्या तैयार किया जाता है, सिंदूर, जो अपनी माताएं बहनें अपनी मांग के अंदर भरती है। ठीक है, सर जी इन प्लांट की पिक्चर दिखाओ। बिल्कुल, इन प्लांट की पिक्चर मैं तुम्हें वहीं पे ले जाके दिखाऊंगा। ठीक है, तुम्हें ट्रैक्टर ट्रालियों में भर भर के एक दिन कलेसर जंगल में लेके जाऊंगा, और फिर मैं तुम्हें मेरे बच्चों दिखाऊंगा। ठीक है, सारे के सारे पेड़ पौधे, तुम कुछ मत करना, मैं ही दिखाऊंगा तुम्हें सब कुछ। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़ेंगे। फिर सबसे अधिक वर्षा और सदाबहार वनों वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा गुरुजी, शिवालिक क्षेत्र सबसे ज्यादा वर्षा वाला हो जाएगा, और सदाबहार वनों वाला क्षेत्र हो जाएगा। बच्चों हम बात करें तो हरियाणा की जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, वो पहाड़ी भी इसी रेंज का हिस्सा है। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा की जो सर्वोच्च पहाड़ी है वो कौन सी है, तो हरियाणा की सर्वोच्च पहाड़ी है बच्चों मोरनी पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, मोरनी पहाड़ी है। ठीक है, कौन सी पहाड़ी है, मोरनी पहाड़ी है मेरे बच्चों, हरियाणा की सर्वोच्च पहाड़ी। यदि हम बात करें कि ये जो मोरनी पहाड़ी है, इसका नाम मोरनी पहाड़ी किसके नाम पर पड़ा, तो आपको पता होना चाहिए, मोरनी नाम की रानी के नाम पर। तो मोरनी नाम की कोई रानी हुई है, बच्चों, जो इन पहाड़ों के बीचों बीच रहा करती थी, और उस रानी के नाम पर ही इन पहाड़ों का नाम क्या कर दिया गया, मोरनी कर दिया गया। क्या कर दिया गया, मोरनी कर दिया गया मेरे बच्चों। ठीक है ना,
हाँ, तो मोर की पत्नी नहीं है ये, ध्यान रखा। मोरनी नाम की एक रानी हुई है, इन पहाड़ों के बीचों बीच रहा करती थी, जिसके चलते इस पहाड़ी का जो नामकरण हुआ है ये मोरनी नामक रानी के नाम पर हुआ है। बच्चों, ये मोरनी पहाड़ी जो है ये हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है, तो आपको बोलना है कि हरियाणा में एक ही हिल स्टेशन है। हिल का मतलब क्या होगा? पहाड़ी। स्टेशन का मतलब घूमने फिरने का स्थान। तो हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन है बच्चों ये। हरियाणा में एकमात्र ये क्या है? हिल स्टेशन है मेरे बच्चों, ठीक है ना। हरियाणा में एकमात्र हिल स्टेशन है। इसके अलावा आपको किसी भी पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ना है, आपको घूमने फिरने जाना है अपने किसी दोस्त के साथ, तो आप सिर्फ मोरनी की पहाड़ियों में ही जाओगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो एक ही हिल स्टेशन है मोरनी की पहाड़ी। और इसी हिल स्टेशन के बीच आप लोगों को एक झील भी नजर आएगी जिसको बोलेंगे टिक्करताल झील। क्या बोलेंगे? टिक्करताल झील, ठीक है। तो इन्हीं मोरनी की पहाड़ियों में कौन सी झील स्थित है? टिक्करताल झील स्थित है। तो पेपर में पूछा जाता है टिक्करताल झील कौन से जिले में है, पंचकुला में, कौन सी पहाड़ियों में है? मोरनी की पहाड़ियों में। और इन्हीं मोरनी की पहाड़ियों में मेरे बच्चे यहां एक एडवेंचर स्पोर्ट्स हब बनाया गया है। एडवेंचर का मतलब क्या होता है? साहसिक। एडवेंचर स्पोर्ट्स हब, जिसका नाम मेरे बच्चों फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर रखा गया है। मिल्खा सिंह का जन्म चंडीगढ़ में हुआ था ना। मिल्खा सिंह के बेटे का जन्म हुआ था बच्चों चंडीगढ़ के अंदर। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पर बच्चों स्थापित किया गया है। अब मेरे को एक बात बताओ, यदि हरियाणा का ये एकमात्र हिल स्टेशन है तो यहां पर प्रेमी जोड़े जाएंगे घूमने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। और प्रेमी जोड़े जब घूमने के लिए जाएंगे, वैसे बिना प्रेमी जोड़े भी जा सकते हैं, घर वाले भी जा सकते हैं, तो जब यहाँ प्रेमी जोड़े जाते हैं घूमने के लिए हिल स्टेशन के ऊपर, तो बच्चों जो भी गया होगा आप में से कोई भी, तो आपने देखा होगा कि यहाँ का रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ है। यहां का रास्ता इतना उबड़ खाबड़ है कि भाई सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं है, और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बच्चों, जो नए नए प्रेमी जोड़े होते हैं ना, वो अपने में इतना खो जाते हैं कि उनको नीचे वाली जो गहरी खाइयां है वो दिखाई नहीं देती, और वो सेल्फी लेने के चक्कर में सीधे कहां मिलते हैं? नीचे मिलते हैं। अब जो प्रेमी जोड़ा जिसके हाड टूट गए होंगे नीचे पड़ने से, भाई साहब उसको जल्दी से जल्दी कहां पहुंचाना पड़ेगा? हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल कौन पहुंचाएगा? एम्बुलेंस पहुंचाएगी। और एम्बुलेंस जो 4 टायरों वाली होती है वो यहां उबड़ खाबड़ रास्ते के ऊपर दौड़ नहीं पाती है जितनी तेज गति से उन दुर्घटनाग्रस्त लोगों को हॉस्पिटल में पहुंचाना हो। तो मेरे बच्चों, यहां पर जितने भी लोग दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे उनको हॉस्पिटल ले जाने में देरी हो जाती थी। तो इसको समझते हुए हरियाणा सरकार ने 2017 के अंदर एक खास तौर पे एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की, और उसको हम बोलते हैं मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा। क्या बोलते हैं? मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा। तो आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा में सबसे पहले मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत जो है वो कौन से क्षेत्र में की गई थी, तो आप बोलेंगे भाई मोरनी क्षेत्र में, ठीक है। तो हरियाणा में सबसे पहले वर्ष 2017 में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम था मेरे बच्चों आरोग्यम,
आरोग्यम। ठीक है, तो हरियाणा में सबसे पहले 2017 में मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा आरोग्यम की जो शुरुआत है इसी पहाड़ी में बच्चों हुई थी। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। मनोहर लाल खट्टर उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, हरियाणा की सबसे ऊंची पहाड़ी मोरनी पहाड़ी है, तो सीधी सी बात है कि इसी पहाड़ी का जो सर्वोच्च बिंदु होगा वही हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कहलाएगी। तो हरियाणा की सर्वोच्च चोटी आपसे कोई पूछ ले कि हरियाणा की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा इसे बोलेंगे। चोटी का मतलब पीक है मेरे भाई। तो हाईएस्ट पीक ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जो सर्वोच्च चोटी होगी उसका नाम है दोस्त करहो। क्या है? करहो। करहो। ठीक है, और करहो नाम की जो चोटी है मेरे भाई, ध्यान रखना है इसकी जो ऊंचाई होगी वो 1467 मीटर होगी। एक्यूरेट इसकी हाइट है 1467 मीटर। लेकिन यदि मैं बात करूं कि एचएसएससी ने जो क्वेश्चन पूछा पेपर के अंदर उसका आंसर क्या माना है, 1514 मीटर। मैं दोनों आपको बता के चल रहा हूं। अकॉर्डिंग टू एचएसएससी के अनुसार मेरे भाई इसकी हाइट 1514 मानी गई है और इसकी एक्यूरेट हाइट जो है ना वो 1467 मीटर है। इस 1467 मीटर ऊंची चोटी के ऊपर कैथल की जो प्रसिद्ध पर्वतारोही हैं, हरियाणा पुलिस के अंदर डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, नाम उनका ममता सोदा है। ममता सोदा भी इस चोटी के ऊपर चढ़ाई कर चुकी है और उन्होंने ही बताया कि ये जो है ये समुद्र तल से 1467 मीटर ऊंची चोटी है, जिसको हम बोलते हैं करहो। मेरे बच्चों, ये जो करहो नाम की चोटी है ना, यदि आपको इसके ऊपर चढ़ना हो तो आपको कौन से गांव में जाना पड़ेगा? तो मेरे भाई ध्यान रखना है कि इसकी जो चढ़ाई है वो चूरी गांव से शुरू होती है। इसकी जो चढ़ाई है वो कौन से गांव से? चूरी गांव से। और चूरी गांव बच्चों कहां है? पंचकुला का गांव है। चूरी गांव से इसकी चढ़ाई जो है ना वो क्या है? शुरू होती है। ठीक है, तो करहो नाम की चोटी जो है, सर क्या कहीं और भी मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा हरियाणा में शुरू हुई है? बिल्कुल शुरू हुई है। जहां पर लंबे लंबे जाम लगते हैं, जहां एम्बुलेंस ट्रैफिक में फंस जाती है बच्चों, वहां पर इसे शुरू किया गया। तो मोरनी क्षेत्र के बाद आरोग्यम नाम की मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा गुरुग्राम में शुरू की गई। कहां शुरू की गई? गुरुग्राम में शुरू की गई। ठीक है ना, गुरुग्राम में शुरू की गई। तो बच्चों हरियाणा की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? करहो हो जाएगी। यदि मैं आपसे पूछूं कि हरियाणा की जो दूसरी सर्वोच्च पहाड़ी है वो कौन सी है? चलिएगा, मोरनी पहाड़ियों के बारे में सभी को पता है। मैं आपसे पूछूं कि सेकंड हाईएस्ट हिल ऑफ हरियाणा, हरियाणा की दूसरी सर्वोच्च जो पहाड़ी होगी मेरे बच्चों वो कौन सी होगी? तो आपको ध्यान रखना है, दूसरी सर्वोच्च पहाड़ी का नाम है टीपड़ा। कौन सी पहाड़ी है बच्चों? टीपड़ा पहाड़ी है। ठीक है ना, तो दूसरी सर्वोच्च पहाड़ी कौन सी हो जाएगी? टीपड़ा पहाड़ी हो जाएगी। और टीपड़ा पहाड़ी भी कहां है? पंचकुला में है। तो बच्चों मोरनी पहाड़ी और टीपड़ा पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच एक नदी निकल के आएगी। उस नदी को हम बोलेंगे गग्गर हकरा नदी। तो गग्गर हकरा नदी कौन सी दो पहाड़ियों के बीच बहेगी? मोरनी पहाड़ी और टीपड़ा पहाड़ी के बीच बहेगी। और ये जो टीपड़ा है बच्चों ये गांव का नाम है। और ये टीपड़ा नाम का जो गांव है ना, ये हरियाणा का सबसे ऊंचा गांव है। तो आपसे क्वेश्चन कोई पूछ ले कि भाई हरियाणा का सबसे ऊंचा गांव बताओ, तो हरियाणा का सबसे ऊंचा गांव टीपड़ा है। ठीक है, तो हरियाणा का सबसे ऊंचा गांव कौन सा हो जाएगा? टीपड़ा हो जाएगा, जो पंचकुला जिले का ही गांव है। और टीपड़ा गांव में जो पहाड़ी है उसको हम टीपड़ा पहाड़ी बोलते हैं। और मोरनी पहाड़ियों के बाद वो हरियाणा की दूसरी सर्वोच्च पहाड़ी होगी। यहां तक बातें क्लियर हुई? एक बार सारे के सारे बच्चे बताएंगे, जितने भी जुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, फटाफट बताएगा भाई, फटाफट एक बार सारे के सारे बच्चे। एक एक क्वेश्चन को मैं कवर करवा के चल रहा हूं। आपको कोई किताब उठाने की जरूरत नहीं है, ना आपको मेरे भाई कहीं और भटकने की जरूरत है। सारी की सारी चीजें अपने इसी बैच में आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है,
हाँ, मेरे को पता था कि तुम बोलोगे कि दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो कौन सा करें। भाई दोनों ऑप्शन में आ जाएं तो 1467 करेंगे, एक्यूरेट तो 1467 है, लेकिन दोनों आएंगी नहीं। मैंने आपको बताया है कि दोनों कभी नहीं आएंगी, ठीक है। चलेगा भाई, आगे हम बढ़ते हैं। तो ये जो शिवालिक क्षेत्र है, यहां से बहुत सारी अपने हरियाणा की मौसमी नदियां निकलेंगी, उनको नदियों में पढ़ेंगे। जैसे गग्गर हकरा नदी निकलेगी, मारकंडा निकलेगी, टांगरी निकलेगी, ठीक है। टांगरी के साथ साथ मेरे बच्चे हम बात करेंगे बलियाली नदी निकलेगी। सरस्वती नदी का उद्गम शिवालिक क्षेत्र से हुआ करता था मेरे बच्चों। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, और सेकंड जो पार्ट है उसका नाम है गिरिपाद मैदान, जिसको बोलते हैं पिडमेंट जोन, फुट हिल जोन। तो हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे प्यारे प्यारे बच्चे, गिरिपाद मैदान। गिरिपाद मैदान या इसे बोलते हैं इंग्लिश में फुट हिल। फुट का मतलब पैर है और हिल का मतलब पहाड़ी, फुट हिल जोन, ठीक है बच्चों, गिरिपाद मैदान या फुट हिल जोन। अब ये क्या होगा, अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया, अभी मैंने आप लोगों को यहां पढ़ाया कि भाई ये शिवालिक है। बिल्कुल आपने पढ़ लिया गुरुजी, ये शिवालिक है। यदि ये शिवालिक है तो शिवालिक के पैर कौन सी दिशा में होंगे, दक्षिण दिशा में। तो शिवालिक के खत्म होते ही मेरे बच्चों, शिवालिक के खत्म होते ही ठीक नीचे की तरफ जहां जहां शिवालिक फैला होगा, ठीक है, जहां जहां शिवालिक फैला होगा, ठीक शिवालिक के नीचे 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर आपको मेरे बच्चों एक क्षेत्र नजर आएगा, जहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नजर आएंगे। और ये जो 25 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी है, ये जो चौड़ी पट्टी है बच्चों, ये कितने किलोमीटर की है सर, 25 किलोमीटर। तो पहले तो ध्यान रखना कि गिरिपाद मैदानों का विस्तार जो है वो कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। और 25 किलोमीटर वाली ये जो चौड़ी पट्टी है, इसी को बोलते हैं गिरिपाद, ठीक है। गिरी का मतलब जो होता है मेरे भाई, वो होता है पर्वत या पहाड़ी, और पाद का मतलब होता है पैर। तो पर्वत के ये क्या कहलाएंगे, पैर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पैर कहलाएंगे। समझ में आई बात, रटना नहीं है, समझना है चीज को, ठीक है। तो भाई जब पर्वत के पैर हैं तो पैर कौन सी दिशा में होंगे, नीचे की तरफ होंगे। तो गिरिपाद मैदानों की सबसे पहले तो आप पहचान कर लीजिएगा कि गिरिपाद मैदान कौन से होते हैं। अब हमारे पहचान में आ चुके हैं कि शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित मैदान होते हैं। शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में स्थित मैदान होते हैं बच्चों, ठीक है। यदि ये मैदान है तो सीधी सी बात है भाई, इन मैदानों की औसत ऊंचाई भी याद रखनी पड़ेगी। गिरिपाद मैदानों की जो औसत ऊंचाई है वो याद रखेंगे 300 से 375 मीटर। 300 से 375 मीटर बोल सकते हो, या आप ये भी बोल सकते हो 400 मीटर से कम। तो 375 400 मीटर से कम ही तो होगा। ऑप्शन में कैसे भी दिया जा सकता है, रटना नहीं है, ठीक है। 400 मीटर से कम, तो 400 मीटर से कम उत्तर पूर्व के जो मैदान होंगे भाई, जो शिवालिक श्रेणी के ठीक नीचे की ओर होंगे, दक्षिण में होंगे, उन्हीं को हम गिरिपाद बोलते हैं। गिरिपाद मैदानों का जो विस्तार होगा बच्चों, गिरिपाद मैदानों का जो विस्तार होगा वो क्या होगा, शिवालिक के नीचे पंचकुला
क्योंकि जहां जहां शिवालिक है वहां वहां क्या होगा, गिरिपाद मैदान होगा। पंचकुला, पंचकुला के बाद अंबाड़ा, और अंबाड़ा के बाद बच्चों यमुनानगर। पंचकुला, अंबाड़ा, यमुनानगर जिलों की 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में। ये जरूर ध्यान रखें, कितने किलोमीटर चौड़ी पट्टी बोल रहा हूं, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में हुआ है। तो इसका विस्तार जो हुआ है वो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में है भाई, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना एक एक बात, बिल्कुल समझ में आ रही है। नहीं समझ में आ रही है तो मेरे भाई नवरत्न कूल की ठंडी ठंडी मालिश जो है ना वो करवाना स्टार्ट कर दिएगा, क्योंकि अभी भी समझ में नहीं आएगी तो इसका मतलब फिर दिमाग के मालिश की जरूरत है, क्योंकि एक एक शब्द मैं आपको खोल खोल के बता रहा हूं चीजें। अब देखिएगा, ये जो 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जिनको हमने गिरिपाद मैदान बोला, तो इन गिरिपाद मैदानों का निर्माण फिर कैसे हुआ है, ये 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी कैसे बनी। तो मेरे भाई गिरिपाद मैदानों का जो निर्माण हुआ है वो शिवालिक क्षेत्र से, शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली जितनी भी नदियां होंगी, शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाए गए बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों से हुआ, ठीक है। तो भाई इस शिवालिक क्षेत्र से जब नदियां निकलेंगी तो पर्वतों से निकलने वाले नदियों के जल की रफ्तार क्या होगी, बहुत तेज होगी। और जल की रफ्तार तेज होगी तो वो जल बीच में आने वाली कमजोर चट्टानों को तोड़ेगा, चट्टानों को तोड़ेगा तो वो चट्टानें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, और वो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जल के साथ लुढ़कते लुढ़कते नीचे आएंगे। जहां शिवालिक क्षेत्र खत्म होगा, तो जहां शिवालिक क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र खत्म हो जाता है और जल जब मैदान में प्रवेश करता है तो जल की रफ्तार ढलान मंद होने के चलते कम हो जाती है। जब मेरे बच्चों ढलान मंद होगी तो सीधी सी बात है जल की रफ्तार कम होगी, स्लोप जब कम होगा तो जल की रफ्तार कम होगी, और जल की रफ्तार कम होगी तो जल के नीचे जो भी बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लुढ़क के आ रहे होंगे वो बच्चों शिवालिक क्षेत्र के खत्म होते ही यहां पर धीरे धीरे जमा होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जो नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाए गए हैं, ये इस 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के अंदर जमा हुए हैं, जमा होकर रह गए हैं। और इस 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी जहां बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों का जमावड़ा आपको नजर आएगा मेरे भाई, इसी को हम बोलते हैं गिरिपाद। क्या बोलते हैं, गिरिपाद बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई मेरे भाई बात, बिल्कुल समझ में आई। अब देखिएगा, जल के द्वारा कोई भी चीज बहा के लाई जाती है, तो जल के द्वारा कोई भी चीज बहा के लाई जाती है तो जल के द्वारा बहा के लाई जाने वाली चीजों को बोलेंगे जलोढ़। क्या बोलेंगे मेरे बच्चों, जलोढ़ बोलेंगे, ठीक है। और शिवालिक जब इस तरीके से एक चाप की बाती, आरक की बाती इसकी आकृति है, तो आपसे कोई पूछ ले कि शिवालिक की आकृति कैसी है, तो आप बोलेंगे चाप के जैसी है, आरक के जैसी है, या हम बोल सकते हैं धनुष के जैसी है। शिवालिक की आकृति कैसी है, चाप के बाती है, आरक है, या धनुष के जैसी है। और चाप के नीचे जब नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाए गए ये बड़े बड़े कंकड़ पत्थर जमा होंगे मेरे बच्चों, तो ये एक पक्षी के पंख, जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाता है और फैले हुए पक्षियों के पंख आप देखोगे वो भी आपके क्या होते हैं, एक चाप की बाती ही तो होते हैं। तो इन बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों को मेरे बच्चों क्या बोल दिया गया, जो जल के द्वारा बहाकर लाए गए, इनको बोल दिया गया जलोढ़ पंख। क्या बोल दिया गया, जलोढ़ पंख बोल दिया गया।
और आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताइएगा हरियाणा के कौन से मैदानों में जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? वो मैदान हमारे गिरिपाद मैदान होते हैं। कौन से होते हैं? गिरिपाद मैदान होते हैं। तो बहादुर बच्चों, अगली जो लाइन है वो नोट कर लेना। जलोढ़ पंखों का निर्माण गिरिपाद मैदानों में होता है। तो जलोढ़ पंखों का निर्माण कौन से मैदानों में होता है? गिरिपाद मैदानों में होता है। याद रखेंगे आप सारे के सारे? बिल्कुल याद रखेंगे बच्चों। जितनी भी नदियां शिवालिक से आती हैं, तो शिवालिक से निकलने वाली नदियां सबसे पहले कौन से मैदानों में प्रवेश करेगी? तो शिवालिक के खत्म होते ही कौन सा मैदान सबसे पहले आएगा? गिरिपाद मैदान, फुटहिल जोन आएगा। तो शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली नदियां सबसे पहले प्रवेश, शिवालिक श्रेणी से निकलने वाली नदियां हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश बच्चों कहां करेगी? हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश, ध्यान रखेंगे, गिरिपाद मैदानों के अंदर। बिना गिरिपाद मैदानों के हुए वो बह ही नहीं सकती है, तो सबसे पहले प्रवेश इन्हीं मैदानों में करेगी, गिरिपाद मैदानों में करेगी। ठीक है, बात पल्ले पड़ रही है बच्चों? भाई ये एक दो जो खपीटर है ना, हरियाणा जी के कितने दिन में होगी, कितने महीने में होगी, कितने साल में होगी, तुम लोग इसी में मेरे भाई साहब तुम फिरते रहो। हरियाणा जी के कितने दिन में होगी? हरियाणा जी के तुम मोबाइल बंद कर दो, आज कंप्लीट होगी तुम्हारे नाम की, है ना। मेरे मुंह से कभी शब्द खत्म नहीं होंगे हरियाणा जी के। इतनी हरियाणा जी के मैंने पढ़ रखी है, अच्छे से समझ रखी है। तो जब तक तुम्हारा पेपर नहीं आ जाता तब तक हरियाणा जी के चलेगी। डेली जो क्लास में यदि आप ऐसे बोलोगे तो फिर मैं स्किप करूंगा चीजों को। अब देखिएगा, इतनी चीजें बताना मैं कोई जरूरी भी नहीं समझता था, लेकिन मैं जरूरी इसलिए समझता हूं क्योंकि तुम गरीब घर के बच्चे हो, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हो। एक बार कोचिंग लोगे और एक बार कोचिंग लोगे तो उस कोचिंग से आपका सिलेक्शन आ जाए, इसलिए मैं कोई भी टॉपिक, कोई भी पॉइंट जो है वो स्किप करके नहीं चल रहा। एक एक चीज उसकी वैल्यू को समझ रहा हूं, क्योंकि 7 साल से मैं हरियाणा के अंदर पेपरों का हालचाल देख रहा हूं। ठीक है, तो कम से कम ऐसे क्वेश्चन तो मत करो यार कि हरियाणा जी के कितने दिन में होगी, कितने घंटे में होगी। तो मोबाइल बंद कर दो और मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, तो मेरे को देखना बंद कर दो, बस हो गई हरियाणा जी के। है भाई? तुम नौकरी नहीं लेना चाहते क्या? तुम अपने घर के हालातों को नहीं बदलना चाहते क्या तुम? मेरे बच्चों, क्या 15-20 पेज पढ़ने से हरियाणा जी के सिलेक्शन आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। जितना पढ़ाता हूं पढ़ते रहो बस चुपचाप। सोचने का आपको टाइम ही नहीं होना चाहिए, और आपके पास प्रॉपर टाइम मिल रहा है सोचने का, सारी की सारी चीजें हैं। और जब भी मैं पलट के देखता हूं ना, एक कमेंट ऐसा पक्का मिलेगा कि भाई हरियाणा जी के कितने घंटों में होगी, कितने दिन में होगी। सर जी ज्यादा डीप में मत जाओ। चलो भाई ठीक है, थोड़े थोड़े डीप में रह लेते हैं। ठीक है, ज्यादा डीप में नहीं जाते। मतलब तुम ये चाहते हो कि गुरुजी अब की बार कौन लागना नौकरी, मन्ना मन्ना लागना, कम से कम 4-5 बार धक्के खाऊंगा ना फिर जाके लागूंगा। गुरुजी इब्बे तो मेरी छोटी सी उम्र है, मात्र इब्बे तो मैं 37-38 का आया हूं, और 42 साल उम्र है गुरुजी हरियाणा में, तो इब्बे के जल्दी है ना बच्चों? तो हरियाणा में के जल्दी है तामने इब्बे नौकरी लागन की? 42 साल तक मौका है। अब 42 में नौकरी लागोगे मेरे बच्चों, फिर 43 साल की उम्र में तारा ब्याह हो जाएगा, फिर मेरे बच्चों 45 साल की बाल उम्र में तामे पिता बन जोगे, फिर मेरे बच्चों
फिर कह रहा है क्या गुरुजी, बस हो गया सारा काम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यहां से बता रहा था कि जब शिवालिक क्षेत्र से नदियां आती हैं और ये नदियां आके सबसे पहले प्रवेश करती हैं गिरिपाद मैदानों में, तो मेरे बच्चों नदियों का जल जब गिरिपाद मैदानों में आएगा तो यहां पर बड़े बड़े कंकड़ पत्थर नजर आएंगे। जब बड़े बड़े पत्थर नजर आएंगे पानी को, तो सारा का सारा पानी पत्थरों के ऊपर थोड़ी बहेगा। नदियों का जो कुछ जल है वो पत्थरों के नीचे जाएगा, और नदियों का कुछ जल जब पत्थरों के नीचे जाएगा तो पत्थरों के नीचे जाने को बोलते हैं अंडरग्राउंड, यानी कि भूमिगत। तो नदियों का कुछ जल भूमिगत मेरे बच्चों कौन से मैदानों में होता है, गिरिपाद मैदानों में होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि नदियों का जल अंडरग्राउंड कहां होगा बच्चों, नदियों का जल भूमिगत इन्हीं मैदानों में, क्योंकि इन्हीं मैदानों में बड़े बड़े पत्थर हैं, और बड़े बड़े पत्थर हैं तो इन पत्थरों के नीचे जल जाएगा, और पत्थरों के नीचे जल के जाने को बोलेंगे अंडरग्राउंड। और बच्चों शिवालिक क्षेत्र के ठीक नीचे का गिरिपाद मैदान जहां नदियों का जल अंडरग्राउंड होता है, यही कारण तो है कि इस जल से मेरे बच्चों वो पौधे लगातार पानी लेते रहते हैं जो शिवालिक क्षेत्र के अंदर हैं। अब शिवालिक क्षेत्र के अंदर 12 के 12 महीने वर्षा थोड़ी होती है, लेकिन मेरे बच्चों उस शिवालिक क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है वो क्या है, सदाबहार है। हरा भरा आपको शिवालिक क्षेत्र नजर आएगा, मोरनी क्षेत्र आपको हरा भरा नजर आएगा, पूरा पंचकूला आपको हरा भरा नजर आएगा। तो हरा भरा रहने के लिए पानी की जरूरत तो पड़ेगी पौधों को, तो वो पानी मेरे बच्चों कहां से आता है, 12 के 12 महीने तो वहां बारिश होती नहीं है, ना कोई टैंकर ले लेके मेरे बच्चों उन पौधों के अंदर पानी गिराने जाता है। तो सीधी सी बात है कि ये वो पानी कौन सा होता है जो चट्टानों के नीचे गया है, और चट्टानों के नीचे जहां पानी गया है वो सारा का सारा क्षेत्र गिरिपाद मैदान है। और पानी चट्टानों के नीचे है तो चट्टानों के अंदर क्या होगी, सेम होगी। चट्टाने जो है मेरे बच्चों वो गिल्ली होंगी, चट्टाने गिल्ली होंगी तो उन चट्टानों के अंदर कोई भी बीज पड़ेगा वो अंकुरित होकर मेरे बच्चों पौधा बनता जाएगा और लगातार फलता फूलता जाएगा। और यही कारण है कि बच्चों मोरनी क्षेत्र, शिवालिक क्षेत्र, पंचकुला क्षेत्र आपको हरा भरा नजर आता है, क्योंकि वहां गिरिपाद मैदान है, वहां बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे पानी गया है, और उसी पानी से वो क्षेत्र बच्चों साल भर क्या रहता है, हरा भरा रहता है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ कि जब बच्चों यहां बड़े बड़े पत्थर हैं, कंकड़ हैं, तो उन बड़े बड़े पत्थरों के अंदर हल नहीं चलाया जा सकता, वहां भूमि की जुताई नहीं की जा सकती है। जब बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं तो हल नहीं चलेगा, हल नहीं चलेगा तो ये मैदान क्या होंगे, अनउपजाऊ होंगे, अनप्रोडक्टिव होंगे। तो गिरिपाद जो मैदान होते हैं बच्चों ये क्या होते हैं, अनउपजाऊ होते हैं, अनप्रोडक्टिव होते हैं। गिरिपाद मैदान जो होते हैं ना वो अनउपजाऊ होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो अंबाड़ा वाला इलाका है, अंबाड़ा का कौन सा इलाका, नारायणगढ़ इलाका, नारायणगढ़ अंबाड़ा में पड़ता है। नारायणगढ़ कहां पड़ता है बच्चों, अंबाड़ा में। तो नारायणगढ़, अंबाड़ा और पंचकुला जो है वहां गिरिपाद मैदानों को कहा जाता है घर। क्या कहा जाता है, घर। तो नारायणगढ़ व पंचकुला में गिरिपाद मैदान क्या कहलाते हैं बच्चों, घर कहलाते हैं, GHAR, घर। और जगाधरी के अंदर मैं बात करूं जो यमुनानगर जिले का हिस्सा है, जगाधरी के अंदर बच्चों इनको कहा जाता है कंधी। कंदी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो वहां के जो स्थानीय नाम है गिरिपाद मैदानों को, स्थानीय भाषा में वहां नारायणगढ़ पंचकुला में बोलते हैं घर,
और जगाधरी में बोलते हैं कंदी। और बच्चों गिरिपाद मैदानों को पहाड़ी भाषा में चो कहा जाता है, ये भी याद रखें। गिरिपाद मैदानों को पहाड़ी भाषा में बच्चों क्या कहा जाता है? CHO यानी कि चो, चो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चो कहा जाता है। बात समझ में आई? गुरुजी मोरनी में हल चलता है। भाई हल तो चलता है लेकिन बड़े क्षेत्र में नहीं चलता, ठीक है। वैसे तो तुम चाहे माउंट एवरेस्ट पे जाके हल चला लो, अब वहां कुछ उत्पादन थोड़ी होता है। माउंट एवरेस्ट मना थोड़ी करेगा कि मेरे ऊपर हल क्यों लेके आए। चला तो तुम वहां भी सकते हो, लेकिन हल चलने का मतलब है यहां प्रोडक्शन होना, उत्पादन बड़ी क्षमता में होना, ठीक है। घर क्यों कहा जाता है? घर इसलिए कहा जाता है कि ये आपका पहाड़ी के नीचे का इलाका है, जो कि वहां के लोग अपनी पहाड़ी भाषा के अंदर या स्थानीय जो उसकी भाषा उसके अंदर उसे घर बोलते हैं। जैसे हम अपने क्षेत्र को बांगर बोलते हैं, खादर बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हुई? तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना सा ही। और आप लोगों से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जो है ना बीच में रोकेंगे नहीं, मेरे को टोकेंगे नहीं। और यदि आप मेरे को रोकोगे नहीं, टोकोगे नहीं, तो 2 से ढाई महीने में मैं तुम्हें हरियाणा जीके के अंदर ऐसा बना दूंगा कि उसके बाद मेरे बच्चों आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। किसी भी पेपर के अंदर जाके बैठोगे, हरियाणा जीके आपको कभी भी बुढ़ापे तक परेशान नहीं करेगी बस। और कोचिंग एक बार ली जाती है, एक बार पूरी की पूरी ताकत झोंक देंगे। और आप लोग अपने हालातों को नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपके हालातों को अच्छे से जानता हूं, इसलिए पूरी शिद्दत और ईमानदारी से मैं आपको पढ़ाऊंगा। एक क्वेश्चन भी बच्चों बाहर हम नहीं जाने देंगे। जो भी टॉपिक हम पढ़ते जाएंगे वो टॉपिक अपना बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत होता जाएगा कि उस टॉपिक से यदि क्वेश्चन आया, चाहे वो ग्रुप डी का पेपर हो, चाहे वो HCS का पेपर हो, बच्चों वो टॉपिक आपको कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसी बातें जो है मत किया करो कि कितने घंटे में करवा दोगे। भाई साहब अभी तो 5-7 दिन क्लास हुए हैं, अभी से तुम घंटे पूछने शुरू कर दोगे तो फिर मेरा भी मनोबल जो है ना वो थोड़ा सा टूट जाएगा कि बच्चे ही नहीं पढ़ना चाहते। सर आप अपने अकॉर्डिंग करवाते रहो। अरे अकॉर्डिंग तो मैं मेरे करवाऊंगा, नू थोड़ी है कि इसने कह दिया तो मैं इसे की मानूंगा। लेकिन फिर भी बार बार एक चीज बोलोगे तो मैं भी इंसान हूं, मेरे ऊपर भी थोड़ा ये लगता है कि यार बच्चों के ऊपर मैं कोई चीज थोप तो नहीं रहा। क्योंकि जब इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाता है तो उसकी आउटपुट आती है। जब मैं आपके ऊपर कोई चीज थोपने लगूंगा तो सीधी सी बात है आप उससे दूर भागना शुरू कर दोगे और फिर मजा नहीं आएगा। तो चलेगा, आज के लिए इतना सा ही। बाकी मिलेंगे मेरे बच्चों कल इसी जगह इसी समय आपके अपने इसी प्यारे से RWA प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।